हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द काइनेमेटिक्स 1D का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप सभी का फेवरेट टॉपिक एंड दैट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं सिखाने वाला कि कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और हाउ टू ड्राइव दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। आज के इस क्लास में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे फंडे देखने वाले हैं जो कि आपको आज तक नहीं पता होंगे, क्योंकि मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं ना, पता है वो चैलेंजेस क्या है? वो क्वेश्चंस को पढ़ करके ये जज ही नहीं कर पाते कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए, और फिर वो क्या करते हैं, वहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। पहले वो इक्वेशन 1 यूज करेंगे, फिर आफ्टर 1 या 2 मिनट वेस्ट करने के बाद उन्हें रिकॉग्नाइज होगा कि अरे यार इक्वेशन 1 नहीं, मुझे इक्वेशन 3 यूज करनी है। फिर वो इक्वेशन 3 यूज करते हैं। मतलब इस तरीके से वो हिट एंड ट्रायल मेथड्स लगाते हैं जब भी वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी इक्वेशन को हमें यूज करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद, आप क्वेश्चन का डेटा पढ़ने के बाद तुरंत ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो देखिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से स्क्रीन पर लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेफिनेटली जानते होंगे। ठीक है, अब देखिएगा खास बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हमेशा वैलिड है क्या? इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका थ्रू आउट द जर्नी हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर मैंने कांस्टेंट बोल दिया, और आप ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि थ्रू आउट द जर्नी हमेशा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है भाई। मान लीजिए आपको एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सपोज 2t दिया हुआ है, वेयर t इज द टाइम, कैन यू यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन? नहीं, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा? वेरी हो रहा होगा। तो हमेशा इन टर्म्स एंड कंडीशंस को याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन पता सभी को है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि हम कब इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कि दिस इज वैलिड ओनली इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर है बात? अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। आई होप आपको इन सभी टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता होगा। v इज व्हाट? द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम इंटरवल। हम जिस टाइम इंटरवल की चर्चा कर रहे हैं ये वो टाइम इंटरवल होगा। सिमिलरली दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको यहां बता दूं s इज नॉट अ डिस्टेंस, s इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सपोज मैं पहली वाली इक्वेशन से u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से u की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आप देखिएगा कि यहां पे किस तरीके का आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू s बराबर u, अगर हम u की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू क्या आएगी? v वैक्टर माइनस at वैक्टर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? t प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके सामने ये टर्म बनेगा vt माइनस at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे सामने ये इक्वेशन आती है vt माइनस ऑफ हाफ at स्क्वायर। मतलब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और आइदर कभी कभी
मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस दी होती हैं जहां पर रेदर देन मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो इन दैट सिचुएशन मैं वहां पर इवन vt माइनस हाफ at स्क्वायर ये इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं। सिमिलरली एक टास्क और है, आपने अभी जैसे कि पहली वाली इक्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करिए कि यहां से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करिए। जरा एक बार आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट करिए और बताइए कि आपकी सेकंड ऑफ इक्वेशन जो है वो आपको कैसी ऑब्जर्व हो रही है। लेट्स ट्राई, देखते हैं। अगर मैं यहां पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a, और अगर मैं a की वैल्यू पहली इक्वेशन से रखूंगा तो बताइए क्या रखेंगे हम, v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय t, यस और नो, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यहां से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन से फटाफट से आप सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास ये इक्वेशन बन के तैयार होती है, v वेक्टर प्लस u वेक्टर divided by 2 and this is multiplied by t. This is the displacement vector. मतलब यहां से मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को दो अलग अलग तरीके से लिखने का फंडा भी समझ में आ गया है। मान लीजिए ये वाली जो इक्वेशन मुझे दी हुई है, इसे सपोज मैंने बोल दिया दिस इज 2a। यही सेकंड इक्वेशन को लिखने के दो अलग अलग फॉर्मेट हैं आपके सामने, ठीक। इसे सपोज मान लेते हैं बेटा क्या, 2b, और इसे मान लेते हैं क्या, 2c। मतलब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस गिवन फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, इन वेक्टर्स फॉर्म, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जब आपने ये इक्वेशंस अपने 9th क्लास में पढ़ी थी तो आपने इनका सिर्फ एक स्केलर फॉर्म देखा था। आज हमने इन इक्वेशंस को जब लिखा है ना, तो इन सभी इक्वेशंस को हमने वेक्टर्स फॉर्म में लिखा है। यहां पर आप ये एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर साइन जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, दिस वेक्टर सिमिलरली दिस वन, यस। तो अब आप यहां पर 3 इक्वेशंस देख पा रहे हैं और इन तीनों इक्वेशंस में आप कुछ खास बातें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्या है वो खास बातें? चलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5। कौन कौन? v फाइनल वेलोसिटी, नेक्स्ट u इनिशियल वेलोसिटी, नेक्स्ट a एक्सेलरेशन, नेक्स्ट t टाइम, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, दैट इज व्हाट, s, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 5 हैं। और आप हर इंडिविजुअल इक्वेशन पर अगर आप फोकस करें तो आपको एक खास मुद्दे की बात समझ आ रही होगी। वो क्या है? अगर आप किसी भी इक्वेशन को देखें, जैसे कि मैं पहली इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूं, तो पहली वाली इक्वेशन में मेरे पास 4 टर्म है। मैं ये कह सकता हूं एक टर्म मिसिंग है। बताइए पहली वाली इक्वेशन में कौन सा ऐसा टर्म है जो आउट ऑफ दीज 5 टर्म्स मिसिंग है? क्विक, जल्दी से बताइए। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? ओके, ग्रेट। दूसरी वाली इक्वेशन को आप देखिए, 2a इक्वेशन को देखिए, यहां पर कौन सा टर्म आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है? दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, नोट करते जाइएगा जो जो टर्म मिसिंग है। अब आप 2 की दूसरा फॉर्मेट देखिए, 2b, यहां पर कौन सा टर्म मिसिंग है? तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहां पे मिसिंग है u एंड दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आप 2c फॉर्मेट ऑब्जर्व करें तो इस 2c फॉर्मेट में आपको फिर से एक और टर्म मिसिंग दिखाई दे रहा होगा एंड दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। क्लियर? अब आते हैं लास्ट थर्ड इक्वेशन में और अब देखिए यहां पर कौन सा टर्म मिसिंग है? टाइम मिसिंग है। मतलब यहां पर जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं इसमें मुद्दे की बात यह है कि हर इक्वेशन में कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग है, या इसी बात को यह कह सकता हूं कि हर इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 4।
अब आता है आपके लिए ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा अस्त्र बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत समझ जाएंगे कि मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, क्योंकि हर इक्वेशन में कोई ना कोई एक पैरामीटर मिसिंग है। लेट्स सी वो क्या है। देखिएगा, जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें डेटा कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो जो डेटा गिवन है ना उसको देखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि सपोज आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और सपोज आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें एक टाइम इंटरवल में आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज गिवन है और वो टाइम इंटरवल दिया है। मतलब आपको ये 3 पैरामीटर्स दिए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आउट ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स कोई 3 पैरामीटर गिवन होंगे और कोई एक पैरामीटर मिसिंग होगा। और मान लीजिए कि यहां पे 3 पैरामीटर दिए जाएं और आपसे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा जाए कि जनाब ये बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ये तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन मुद्दे की बात है, क्या आज जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया, क्या आप क्वेश्चन को रीड करते तुरंत समझ पाएंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए। आप देखिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों टर्म आ रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन रीड करते ही हमें पता चल गया कि इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना होगा। सिमिलरली सपोज आपको ये पैरामीटर्स दिए होते और आपसे पूछा जाता कि हमें डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। मान लीजिए रेदर देन टू आस्क यू द एक्सेलरेशन, दे आस्क अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, इन पैरामीटर्स को देख करके बताइए आप कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें u, v, t और s यूज हो रहा है। ऑब्जर्व करें, क्या आपको ऐसी इक्वेशन ये 2c दिखाई दे रही है? आप देखिए ध्यान से, आप इस इक्वेशन को यूज करके तुरंत यहां पर क्या निकाल पाएंगे? डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको टी दिया गया। ओके, ए, एस एंड टी, दीज आर द 3 डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। सोचिए जरा, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसकी हेल्प से सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। मुझे पता है कि आज से पहले आप किस तरीके से कैलकुलेट करते थे। आज से पहले आप पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालते थे, फिर फाइनल वेलोसिटी निकालते थे, लेकिन आज आपको मल्टीपल इक्वेशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। आज आप एक ही इक्वेशन को यूज करके आंसर बता सकते हैं। ऐसी कौन सी इक्वेशन जिसमें ए, एस, टी और वी यूज हो रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर तक पहुंच चुके होंगे। एंड दिस इज द इक्वेशन 2v। आप इस 2v इक्वेशन में इन गिवन पैरामीटर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए एंड आई एम 100% श्योर यू विल गेट द आंसर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज के बाद क्वेश्चन को पढ़ें, जो डेटा दिया हुआ है उसको मेंशन करें, अंडरलाइन करें और तुरंत डिसाइड करें कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने वाले हैं। क्लियर है बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब कौन सी यूज करनी है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बेसिक स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब मैं आगे यहां पर कुछ ऐसे स्टेप्स भी बताने जा रहा हूं जो कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं तो उन स्टेप्स को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने स्टेप्स पहले से लिख करके रखे हुए हैं, 1 by 1 हर स्टेप को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये जो जनरल स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स को बहुत क्विकली सॉल्व करने में। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द ओरिजिन। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हमारा ओरिजिन क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेलेक्ट द ओरिजिन। जनरली
We consider the starting point as origin if nothing is mentioned in the numerical. जनरली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जिस इंटरवल को हम कंसिडर कर रहे हैं उस इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसे ही हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाना, उनको एनालाइज कर पाना हमारे लिए रिलेटिवली क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्यादातर इक्वेशंस ऑफ मोशन में इसी स्टेप में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बहुत सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी जस्ट बिकॉज ऑफ द गलत साइन कन्वेंशन लेने की वजह से गलत कर देते हैं। क्या है स्टेप, सुनिएगा। सेलेक्ट वन ऑफ द डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अदर वन एज नेगेटिव एंड डोंट चेंज द डायरेक्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आपको बताना चाह रहा है कि अगर आपने एक बार जब क्वेश्चन स्टार्ट किया उस समय आपने जो भी साइन कन्वेंशन कंसीडर कर लिए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के हिसाब से, इट्स योर चॉइस, ये आपके पास फ्रीडम है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है डायरेक्शंस के बारे में, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज मैंने ये कंसीडर किया कि भाई मैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को क्या लूंगा, नेगेटिव। और मैंने कहा कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। ये मैंने यहां पर अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया जिसमें मैंने ये डायरेक्शन कंसीडर कर लिए। अब थ्रू आउट द मोशन जब तक वो पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे वो पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा हो, चाहे वो पार्टिकल अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा हो, आपका साइन कन्वेंशन जो एक बार डिसाइड कर लिया वो फिर चेंज नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो चाहे पार्टिकल आगे जाए चाहे पार्टिकल पीछे की तरफ आए, आपका साइन कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेसिस पर डिसाइड नहीं होगा। यह है एक कॉमन ब्लंडर जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से हो जाता है। वो डायरेक्शंस ऑफ मोशन के हिसाब से अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी अभी आगे की तरफ है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो आप कहेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, आप कहेंगे कि अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब सपोज ये पार्टिकल जो है वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे, आपको पता है कि इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, इसकी स्पीड घटेगी एग्जैक्टली। तो इसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पर जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। थ्रू आउट द मोशन अगर एक्सेलरेशन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो वहां पे इसका टर्निंग पॉइंट आएगा और पीछे की तरफ वापस लौटेगा। जिन्होंने काइनेमेटिक्स 1D पढ़ा है वो मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई होप सो। तो क्या होगा कि यहां से पार्टिकल एक पॉइंट पर जाने के बाद वापस पीछे की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं ये था v1 और अगर पीछे की तरफ लौट रहा है उस वेक्टर को मैंने बोल दिया यहां पे क्या, v2 वेक्टर। अब आप एक बात बताइए, इस समय अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई और मुझे जब इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं यहां पर एक्सेलरेशन और v2 की वैल्यू को क्या रखूंगा, क्या मैं पॉजिटिव रखूंगा? नहीं। थ्रू आउट द जर्नी डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक बार राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो चाहे पार्टिकल आगे जाए चाहे पार्टिकल पीछे जाए, थ्रू आउट द जर्नी आपका वही साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। अगर पार्टिकल पीछे जा रहा है तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो विद प्रॉपर साइन पुट करें, मतलब उस समय अगर आप v2 की वैल्यू पुट करने वाले हैं तो आप v2 की वैल्यू भी नेगेटिव रखेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी आप क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, अब पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मतलब हम ये जानते हैं कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एक पॉइंट पे जाकर के चेंज होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वो पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा था और जब वो पार्टिकल चाहे नीचे जा रहा था, थ्रू आउट द जर्नी क्या उसका एक्सेलरेशन का साइन चेंज होगा क्या?
आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है फोर्स के बेसिस पर, क्योंकि वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg वो तो हमेशा ही कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं ये 100% श्योर हूं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो अब आप खुद बताइए कि अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और आप इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आप ये सोचेंगे कि पार्टिकल ऊपर गया है या पार्टिकल नीचे गया है? मुझे लगता है सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अब अपने साइन कन्वेंशन जो एक बार डिसाइड कर लिया उसको आप फर्दर चेंज नहीं करेंगे। वो साइन कन्वेंशन थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। दिस इज द स्टेप नंबर 2। अब आते हैं इसके लास्ट स्टेप पर। 2 स्टेप आपको होपफुली समझ आ गए होंगे कि ऑरिजिन सेलेक्ट कर लीजिए जनाब। ऑरिजिन सेलेक्ट करने के बाद अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार सेलेक्ट करिए, थ्रू आउट द प्रोसेस वो साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगा। क्लियर? स्टेप नंबर 3, जिस तरीके से आपने डायरेक्शन सेलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पर सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि अब आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं, और यह मैं आपको बता चुका हूं। आपको देखना होगा कि क्या डेटा गिवन है और आपसे क्या पूछा गया, और थोड़ा सा पॉज लीजिए 30 सेकंड का, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। अब जब आप उस इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज को पुट करें ना, तो सभी वैल्यूज को विद प्रॉपर साइन पुट करें, क्योंकि ये मैंने आपके सामने जो इक्वेशंस बताई है ना, दीज आर द वेक्टर्स फॉर्म। सो बी केयरफुल, जब भी वैल्यूज को पुट करना है ना तो हमेशा याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पुट ऑल द वैल्यूज विद अ प्रॉपर साइन। सबसे ज्यादा गलती यही होती है, स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द इमोशनल होकर के सीधे वी यू की वैल्यू पुट करने लग जाते हैं और वो साइन कन्वेंशन का ध्यान ही नहीं रखते। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने साइन कन्वेंशन प्रॉपरली पुट नहीं किए तो इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स में भी आई एम 100% श्योर कि आपको चैलेंज फेस होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको जनरल 3 स्टेप्स बताए ना, अगर आप इन जनरल 3 स्टेप्स को फॉलो करते रहे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि लगभग 95% क्वेश्चन आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत स्मूथली हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे फटाफट से नोट डाउन करिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि फंडे तो हमें आई होप कि क्लियर हो चुके होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेट्स सी, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 10 मीटर इन 2 सेकंड। सबसे पहले आपको जो जो डेटा दिया हुआ है मैं आपको यहां पर बेसिक स्टेप बताने वाला हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे अप्रोच करें। आंसर निकालना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप सही इक्वेशंस बना पाए तो इक्वेशंस को सॉल्व तो मुझे लगता है कि आप 5th या 6th क्लास में ही सीख चुके हैं। तो इक्वेशन सही बनाना ये हमारा यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या लिखा हुआ है? ट्रेवल 10 मीटर इन 2 सेकंड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये जरूर पढ़ें क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है। तो आपको साफ साफ बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर लिख दिया तो आई से दैट कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और पहले 2 सेकंड में चला 10 मीटर, तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट और बोल सकता हूं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 10 मीटर एंड द टाइम इंटरवल इज 2 सेकंड्स। दीज आर द डेटा जो कि हमें गिवन। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है कि इक्वेशन को देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल और साथ ही साथ यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। तो आई थिंक वी शुड यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन 2 में भी कौन सी वाली? ए, बी या सी? 2a। तो हम यहां पर 2a इक्वेशन को अगर यूज करें देन s is equals to ut, u is 0 into t plus half a, acceleration is what? वो तो हमें कैलकुलेट करना है into 2 का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से देखकर के समझ में आ रहा होगा कि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है? +5 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर सभी लोग निकाले, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि जो 10 मीटर दिया हुआ है
वो डिस्प्लेसमेंट ही है। आपने बहुत देर पहले बोला था कि s इज अ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे बोला कि पार्टिकल ट्रेवल करता है 10 मीटर, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये डिस्टेंस हो, और ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर नहीं होते, तो फिर ऐसा क्यों? सुनिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स 1D मोशन। 1D मोशन में पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्लियर है? अब सुनिएगा, अगर पार्टिकल अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0, तो गारंटी है इस बात की कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी ना, वो उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये क्या बोल दिया भाई? देखिएगा, मान लीजिए पार्टिकल रेस्ट पर, और सपोज मैंने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट किया। अब एक बात बताइए, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज अ नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? अरे भाई, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। जब हम 1D मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक बात तो पता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच के जो एंगल है वो या तो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब या तो ए और वी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे या फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल। अच्छा, एक बात बताइएगा, 1D मोशन में टर्निंग पॉइंट कब आता? मतलब कब पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता? तो तब चेंज करता था जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो। लेकिन अब आप खुद सोचिए, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि उसकी वेलोसिटी जो है वो उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस सिचुएशन में तो कभी भी टर्निंग पॉइंट आएगा ही नहीं, और जब टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तो जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है क्या वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? तो ये बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द नेक्स्ट 2 सेकंड। थोड़ा सा यहां पे मैं चेंज करना चाहूंगा क्वेश्चन में, यहां पे 2 सेकंड्स नहीं है, ये है नेक्स्ट 2 सेकंड्स। नेक्स्ट 2 सेकंड्स का मतलब क्या है? अरे पहले 2 सेकंड में तो 10 मीटर दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है अगले 2 सेकंड में, मतलब t बराबर 2 से लेकर के t बराबर 4 वाले इंटरवल में आपको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या। सिचुएशन देखिए भाई, यहां पर p पार्ट हमें पता है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये था t बराबर 0, ये था t बराबर 2, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था ये था 10 मीटर, यस और नो। अब हमसे पूछा गया कि नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, मतलब 2 से 4 में हमें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। दिस यू हैव अ 2 चॉइसेस, क्या कि आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को t बराबर 2 से t बराबर 4 में यूज करो, यस और नो। लेकिन आप सोचिए, जब आप t बराबर 2 से t बराबर 4 में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहते हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता होना चाहिए t बराबर 2, क्योंकि जब आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो वहां पर u आप क्या लिखेंगे जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी है। मतलब एडिशनली आपका टास्क और बढ़ गया, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आप इक्वेशन लगाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन 5 है, ये 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो 10 हो जाएगी। लेकिन क्यों हम ऐसा करें? इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक और तरीका है, क्यों ना आप अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को जब यूज करें तो t बराबर 0 से 4 में यूज करें। आप इस इंटरवल को सेलेक्ट, जब आप इस इंटरवल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रखनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपना इंटरवल क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर 4 है, तो t बराबर 0 मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त जो इंटरवल सेलेक्ट कर रहा है, उसने लिया t बराबर 2 से t बराबर 4,
उसका इंटरवल और आपका इंटरवल सेम नहीं है, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो t बराबर 2 पर। तो ऐसा कई बार हो सकता है ड्यूरिंग द क्लास कि आपकी इक्वेशन और टीचर ने जो इक्वेशन बनाई है वो दोनों इक्वेशन मैच ना करें, क्योंकि जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो हम इक्वेशन किस इंटरवल में लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आंसर एट द एंड सभी का सेम है। अगर आप यहां पर 0 से 4 में इक्वेशंस लगाएं या फिर 2 से 4 में इक्वेशंस लगाएं, एट द एंड द फाइनल आंसर इन ऑल द सिचुएशंस विल बी द सेम। क्या बोल रहा हूं लेट्स देखिए। अगर मैं आपसे कहूं मैंने इंटरवल लिया जनाब t बराबर 0 से t बराबर 4, ठीक। अब मैं कहूं कि इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो, आप कहेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, u इज व्हाट 0 प्लस हाफ ए, ए की वैल्यू क्या है 5, और ये इंटरवल कितना है 4 सेकेंड्स, 4 का स्क्वायर। क्या भाई सब कुछ सही चल? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 5, ये हो गया 80 बाय दैट इज 40 मीटर। बी केयरफुल, दिस इज नॉट योर आंसर। जो आपने यहाँ पे 40 मीटर निकाला है ना, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको निकाला है 2 से 4 में, तो आपको पता चल गया ये टोटल 40, ये 10, तो ये अपने आप ही आगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 40 माइनस 10 दिस इज व्हाट 30 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लेता कि नेक्स्ट 2 सेकंड्स के इंटरवल में आप फिर से कैलकुलेट करिए, तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार फिर से t बराबर 4 पर वेलोसिटी निकालनी होगी और फिर से मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन 4 से 6 लगानी होगी। अरे क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हैं जनाब? क्यों? इंटरवल सेलेक्ट करना ये तो आपकी चॉइस है, ये आपकी फ्रीडम है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी भी इंटरवल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। तो आप क्यों ना, जब अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट 2 सेकंड्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 4 to 6 सेकंड्स, तो मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए 0 to 6, क्योंकि इसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 या तो and the square of the 6। ये क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 36 की कैलकुलेशन आप आसानी से कर ही सकते हैं। 36 into 5 दैट इज 180 by 2, तो ये आपके पास आ गया 90 मीटर। लेकिन 90 मीटर विल नॉट बी द आंसर। आंसर विल बी व्हाट, अगले 2 सेकंड में मतलब 4 से 6 में कितना चला। मुझे पता ये था 40, ये आया 90, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया 50 मीटर। ऑब्जर्व करिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताने जा रहा हूं, क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, फर्स्ट 2 सेकंड्स में बताइए कितना डिस्टेंस चला, उसको मैं S1 बोल देता हूं। क्या वो आपको दिखाई दे रहा है 10 मीटर? बहुत बढ़िया। अगले 2 सेकंड में बताइए कितना चला 30 मीटर। क्या सभी को दिख रहा है? नेक्स्ट 2 सेकंड में बताइए कितना चला, वो दिख रहा है 50 मीटर। अगर मैं आपसे कहूं इनका रेशियो निकालिए, S1 रेस टू S2 रेस टू S3, क्या ये रेशियो आपको 1 रेस टू 3 रेस टू 5 दिख रहा है? पता है आपको, ये जो मैंने रेशियो निकाला ना, ऐसा हर उस सिचुएशन में होगा जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या बोल दिया मैंने? कुछ चमका क्या आप लोगों को? सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आगे जाकर के जब मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो उसमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका जो रेशियो आएगा ना, दैट रेशियो विल बी द ऑड रेशियो 1 रेस टू 3 रेस टू 5 रेस टू 7, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है क्योंकि भैया टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। जिस इंटरवल की बात कर रहा हूं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और थ्रू आउट द जर्नी उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हर इक्वल इंटरवल में जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो गारंटी है 1 रेस टू 3 रेस टू 5 के रेशियो में डिवाइड होता जाएगा। और अगर ये रेशियो आपको याद रहा तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने दिखाई देंगी तो बिना पेन उठाए आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर मोशन अंडर ग्रेविटी, जब बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं
तो इतना तो तय है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो है। यस और वेलोसिटी अगर जीरो है और आपको पता है थ्रू आउट द प्रोसेस उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी रहेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा हर इक्वल इंटरवल में वो गारंटी से ऊपर से नीचे की तरफ मोशन को ऑब्जर्व करेंगे ना तो वो रेशियो हमेशा 1:3:5 है। क्लियर है? तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करिए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने फंडे आप लोगों को अभी तक बताए हैं, हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि जनरली आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलती हैं, प्लीज आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को डील करने में, जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आई एम 100% श्योर वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन को फटाफट रीड करिए और मैं चाहूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग खुद अटेम्प्ट करिए। वीडियो को पॉज करिए, 3 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है। पार्टिकल ट्रेवल 100 मीटर इन द फर्स्ट 2 seconds and the 200 meter in the next 2 seconds. You have to find the acceleration, velocity and next blah blah displacement in the next 2 seconds. I hope so कि many of you have solved this question. How many of you have considered the initial velocity is 0? मुझे पता है कि लगभग 80% स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जनाब एक बात बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट? नहीं है ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? दूसरा बड़ा लॉजिक यूज, पहले 2 सेकंड में चला है 100 मीटर और अगले 2 सेकंड में चला है 200 मीटर। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होगा तो हर इक्वल इंटरवल में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो रेशियो ऑड रेशियो होगा 1:3:5। क्या ये आपको ऑड रेशियो दिखाई दे रहा है? आपको दिख रहा है पहले 2 सेकंड में 100 मीटर और अगले 2 सेकंड में 200 मीटर। फिर आपने कैसे सोच लिया कि इनिशियल वेलोसिटी सी? दिस इज अ मेजर कॉमन मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि हो जाती है। यहां पर हम ये कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, पहले 2 सेकंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस इज 100 मीटर, ये था t बराबर 0, ये था t बराबर 2, और अगले 2 सेकंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 200 मीटर। यहां पर सपोज मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में ये मेंशन कर लिया कि हम यहां पर जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स में थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं जनाब किसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैन आई यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन? यस और नो? सोच करके बताइए फटाफट। पक्का? डन? चलिए लेट्स सी। इनिशियल वेलोसिटी को हमने मान लिया u, एक्सेलरेशन आगे की तरफ। लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा? मैंने कहा नाइस क्वेश्चन। अब ये बताइए कि पहले 2 सेकंड में चला 100 मीटर और अगले 2 सेकंड में चला 200 मीटर। मतलब हर इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस चल रहा है वो बढ़ता जा रहा है और ये तभी बढ़ सकता है जब उसकी थ्रू आउट द जर्नी जो स्पीड है वो इंक्रीज। क्या करे जनाब? इंक्रीज। अगर स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी तो हर इक्वल इंटरवल में जो आगे फर्दर डिस्टेंस चल रहा है वो तो कम होते जाएंगे ना। यस और नो? क्या क्लिक किया? तो मैं ये कह सकता हूं डेफिनेटली अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो तभी संभव हो सकता है जब u और a बोथ ऑफ देम हैव अ सेम डायरेक्शन। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले यहां पर इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो इस इंटरवल में मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u मान ली और एक्सेलरेशन है t। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 100 इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन अननोन है और t की वैल्यू है 2 का।
यस और अगर इसी इक्वेशन को हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखिएगा यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को क्या लिख पाएंगे, 100 इज इक्वल टू 2u, और यहाँ पर ये बनेगा आपके सामने 2a। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर दिस इक्वेशन विल बी द u plus a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस बार आपको थोड़ा फर्स्ट, इस बार जब आपने इक्वेशन को यूज किया या आप जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं ना, उस इंटरवल में आपको सिर्फ 2 ही पैरामीटर दिए हो, क्योंकि आपको यहाँ पे t दिया हुआ है और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आपको ना तो एक्सेलरेशन पता है, ना इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी पता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी ऐसी इक्वेशंस आती हैं तो आपको कोई 3 पैरामीटर दिए होते हैं और आपका एक पैरामीटर मिसिंग होता है, हम तुरंत डिसाइड कर देते हैं। लेकिन यहां फर्क है जनाब, क्या आपको सिर्फ 2 ही पैरामीटर दिए हुए हैं, आप सुनिएगा, लेकिन आपको 2 कंडीशंस की तो दी हुई है ना भाई। आपको पहले 2 सेकंड और अगले 2 सेकंड 2 अलग अलग कंडीशंस भी तो दी हुई है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया 0 से 2 सेकंड वाले इंटरवल में। अब बताइए आपकी क्या चॉइस है? मुझे एक और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, लेकिन किस इंटरवल में यूज करूं? तो हैव अ 2 चॉइस, 2 से 4। लेकिन 2 से 4 में जब आप यूज करेंगे तो t बराबर 2 पर जो वेलोसिटी है वो आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि t बराबर 2 पर मुझे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। ये एक अनवांटेड कैलकुलेशन होगी। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन 0 से 4 में यूज कर पाऊंगा? यस, तो क्यों ना यूज करें भाई। 0 से 4 में अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी यू ही लेनी पड़ेगी। और एक बात बताइएगा, 0 से 4 में टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 300। यस और नो? द टाइम इंटरवल इज 4, दिस इज 4u प्लस हाफ a into 4 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को कॉमन लेकर के अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। 75 is equals to this is u plus 2a. This is your equation number 2. I hope so कि अब आप ये मुझसे मत पूछिएगा कि 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए और बताइए मेरे को कि आपके आंसर्स क्या है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर u की वैल्यू आती है 25 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल स्पीड, और हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी हमारा आ रहा होगा 25 मीटर पर सेकंड। देखिए जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए और बताइए कि आपके भी यही आंसर्स आ रहे हैं। ओके, दैट वाज द ए पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। मुझे लगता है कि ए पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। क्या सभी का सॉल्व हो गया है? बहुत बढ़िया, शानदार। नाउ कम टू द बी पार्ट। अब तो सवाल बहुत ही आसान है भाई। बी पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है? क्या आप बता पाएंगे? मैं यहां पे लिखूंगा v बराबर u। व्हाट इज u? दैट इज 25 प्लस एक्सेलरेशन इज आल्सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस विल बी द 75 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? This is the B part. Now come to the C part. Displacement of a particle in the next 2 seconds. अरे भैया कौन से next 2 seconds? पहले 2 सेकंड और अगले 2 सेकंड में तो दिया ही है। अरे इसके बाद जो नहीं दिया है वो पूछा गया है। मतलब t बराबर 4 से t बराबर 6। तो क्या आप कर पाएंगे? मैं अब आगे सॉल्व नहीं करने वाला। मैंने आपको बता दिया 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका यह है कि 0 से आप 6 का निकाल लें। ओके, आप खुद से सॉल्व करिएगा और उसमें से ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस क्या है? आप इंटरवल सेलेक्ट करें t बराबर 4 से t बराबर 6। क्लियर? और इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालें और जो t बराबर 4 पर आपने वेलोसिटी निकाली है ना, वो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने इक्वेशन लिख करके बता देता हूं कि 0 से 6 इंटरवल में अगर मैं लगाऊंगा तो इस तरीके से लिखूंगा 25 into 6 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन इज 25 into t स्क्वायर। यस और नो? यहां से 0 से 6 इंटरवल का आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि आपको इसमें से 100 प्लस 200 300 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना। क्या लग रहा है जनाब? क्लियर है? कर पाएंगे? सहमत है? थक तो नहीं गए? अभी एक सवाल और करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं भाई।
प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक पॉइंट ए जहां पर एक गिवन पार्टिकल की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, एक पॉइंट बी है वहां पर उसी पार्टिकल की स्पीड हमें दी हुई है 17 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो थ्रू आउट द जर्नी इसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, और सपोज इसका जो एक्सेलरेशन है वो एज्यूम कर लेते हैं क्या है, ए है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, मतलब ये जो सी है ना वो ए से बी की जो दूरी है ना उसका मिड पॉइंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पॉइंट ए पर ये स्पीड है और बी पर ये स्पीड है तो बताइए कि पॉइंट सी पर स्पीड क्या होगा। मैं चाहूंगा कि जनाब इस वीडियो को पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें और उसी के बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। एक बात बताएगा मुझे, यहां पर मुझे जो कंडीशन दी हुई है वो किस में कंडीशन दी हुई है? मुझे कंडीशन दी है डिस्टेंस में। मैं ये कह सकता हूं कि ए से सी का जो डिस्टेंस है और सी से बी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। क्लियर है ये बात? क्योंकि मुझे अगर मिड पॉइंट पर स्पीड फाइंड आउट करनी है और सी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। क्या ये सिचुएशन हमारे सामने है? ओके ग्रेट। एक बात बताइएगा, इस पॉइंट पर स्पीड पता है, इस पॉइंट पर स्पीड पता है, कंडीशन है डिस्टेंस की। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड आती हो, डिस्टेंस आता हो और ए आता हो? सोचिए, क्या ऐसा 2C फॉर्मूला है क्या? मैं वहां पर ये लिख सकता हूं, याद करिए सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ये वेक्टर v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्या मैं ये यूज कर सकता हूं क्या? नहीं जनाब, आप ये क्यों यूज कर रहे हैं? यहां पर तो कंडीशन टाइम की आ गई, लेकिन मुझे अभी टाइम से नहीं खेलना। फर्स्ट पार्ट में मुझे यहां पर खेलना है किससे? डिस्टेंस और एक्सेलरेशन से। तो मैं यहां पर इस इक्वेशन को यूज करने की बजाय कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर। मैं अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन a से b में यूज करने वाला हूं। b पॉइंट पर स्पीड है 17 बराबर a पॉइंट पर स्पीड है 7, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू x। x इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अभी हमें दिखाई दे रहा है 2x। क्या इस इक्वेशन को यूज करके हम यहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाएंगे? तो देखिएगा जनाब, यहां से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4x। क्लियर है? अब आपके पास अगर एक्सेलरेशन आ चुका है, नाउ यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द इंटरवल a to c। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज कर रहा हूं, लेकिन अब जो मैंने इंटरवल लिया है वो है a to c, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पॉइंट c पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट c पर जो वेलोसिटी है ना वो v है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u विल बी द सेम 7, यस और नो, टू a। अभी आप a की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 17 का स्क्वायर दैट इज 289 माइनस 49 डिवाइडेड बाय द 4x। आई होप कि ये सभी को क्लियर होगा। एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और a से c का डिस्प्लेसमेंट देखिए, क्या a से c का डिस्प्लेसमेंट आप सभी को x दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहां पर आपके सामने x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि यहां से आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से फटाफट। देखिए कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला, ये तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो आई थिंक यहां पर आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 49 प्लस, अगर हम यहां पे ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। क्लियर? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। और स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज व्हाट? दिस इज द 13 मीटर पर सेकेंड। मतलब मिड पॉइंट पर जो आपके पास स्पीड निकल करके आई है वो आती है 13 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, फटाफट से सुनिएगा। कभी भी अगर आपको इस तरीके से मिड पॉइंट पर स्पीड पूछी जाए ना, तो पता है मिड पॉइंट पर हम स्पीड को किस तरीके से लिख सकते हैं? वैसे तो हमने सॉल्व इसी तरीके से किया। मुझे इनिशियल पॉइंट पर स्पीड पता है दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द स्पीड एट मिड पॉइंट। देख लीजिए फटाफट, आपका ये ही आंसर आ रहा है। जैसे कि मैं यहां पर अगर आपसे बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर करिए दैट इज 49 प्लस 17 का स्क्वायर दैट इज 289
डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन चेक करिए, क्या आपकी कैलकुलेशन यही आ रही है क्या? फटाफट, क्विक। यस, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहां पर एट हाफ ऑफ द जर्नी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी। तो या तो आप फंडामेंटल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद रहा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी एट हाफ इंटरवल ऑफ द टाइम। क्या पहला और दूसरा सवाल सेम है क्या? बोथ ऑफ देम आर सेम क्वेश्चन, यस और नो? नहीं भाई, अभी जो कंडीशन लगाई है वो टाइम के ऊपर कंडीशन लगाई है। अभी हमसे बोला गया कि अगर ए से बी तक पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में उसे अगर टाइम टी लगा, तो मुझे बताइए स्पीड टी बाई 2 पर क्या होगी। क्या ये क्वेश्चन है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने कंडीशन टाइम पर लगाई है, डिस्टेंस पे नहीं लगाई है। अब आप यूज करेंगे कौन सा इक्वेशन जो आप सोच रहे थे, 2c वाला, 2c यूज करेंगे। सोचिए कौन सा यूज करना चाहिए। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मुझे v पता है, मुझे u पता है, और मुझे t टाइम की कंडीशन दी हुई है। किसकी कंडीशन दी हुई है? टाइम की। अब मुझे a निकालना है, तो आई थिंक मुझे यूज करना चाहिए यहां पर कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो एक बात बताइएगा, a से b में, a टू b अगर मैं इक्वेशन यूज करूं बेटा, तो मैं ये कहूंगा कि फाइनल स्पीड 17, यस और नो? इनिशियल स्पीड 7 प्लस a इंटू टी। यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा 17 माइनस 7 डिवाइडेड बाय द t, एंड दिस इज व्हाट? 10 डिवाइडेड बाय t। दिस इज द एक्सेलरेशन। अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है, तो आपको स्पीड कब निकालना है? एट हाफ ऑफ द इंटरवल, मतलब यू हैव टू फाइंड द स्पीड एट t बाई 2। क्या मैं अगेन फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, लेकिन t बाई 2 इंटरवल में, अगर t बाई 2 इंटरवल में लगाता हूं, तो मैं कहूंगा कि फाइनल स्पीड नहीं पता, इनिशियल स्पीड वही 7 प्लस, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन 10 बाय t इंटू टी, लेकिन t की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? t बाई 2। तो आपके पास ये आंसर आ गया क्या? 12 मीटर पर सेकेंड। अगर आप स्पीड एट हाफ ऑफ द इंटरवल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आज के बाद पता है मैं यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन बता देता हूं कि t बाई 2 टाइम पर जो स्पीड होगी ना, वो आपको इनिशियल और फाइनल स्पीड जो दी हुई है ना, इन दोनों का एवरेज होगा। क्या बोला मैंने? देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं आपको, v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 भी आप लिख सकते हैं। देखिए आपका वही सेम आंसर आएगा, 7 प्लस 17 कितना हुआ? 24 बाई 2, 12। अगर आपसे कभी भी वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द इंटरवल पूछी जाए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन मत भूलेगा, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लोगों को फॉर्मूलेबाजी करना बहुत पसंद है, लेकिन वो फॉर्मूला कब वैलिड है ये नहीं पता होता, और तभी उनको फिजिक्स में इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी चैलेंजेस फेस होते हैं। ये तभी वैलिड है, ये जो भी चर्चा हो रही है ये तभी वैलिड है जब थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द इंटरवल पूछी जाएगी, तो मैं एवरेज लिख सकता हूं, और अगर मुझसे यहां पर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ अ जर्नी पूछी जाएगी, तो मैं इस तरीके से भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपसे यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता कि सपोज ए से सी आने में उसे टाइम लगा t1 और सी से बी जाने में टाइम लगा t2, सी इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड कर लीजिएगा भाई, एक पार्ट और करेंगे। एनर्जी बनाए रखिए भाई, जोश बरकरार रहना बहुत जरूरी है। हमसे अगर सपोज पूछा जाए कि t1 बाई t2 का बताइए भाई रेशियो क्या होगा? ए से सी पहुंचने में टाइम t1, सी से बी पहुंचने में जो टाइम लगा वो t2। अगर ये रेशियो पूछा जाए, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वी हैव टू फाइंड अ क्विक मेथड। सोचिए फटाफट। देखिए बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच चुके हैं। अगर मैं ए से सी में बात करूं तो देखिए दिस इज x, क्लियर है? अब मैं ये लिख सकता हूं ए से सी में ए पॉइंट का वेलोसिटी दैट इज 7, सी पॉइंट का वेलोसिटी दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 2,
और इंटू T1। ये कौन सी इक्वेशन है? 2C इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू T1। यस और नो? और सिमिलरली ये जो मैंने अभी इक्वेशन लगाई है बेटे, ये कहां से कहां लगाई है? A टू C। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन यहां पर यूज करता हूं, कहां से कहां पर? A टू C? नो, C टू B। भूल मत जाइएगा, गड़बड़ नहीं करनी है जनाब। तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी x होगा, लेकिन जब मैं चर्चा कर रहा हूं C टू B, तो जो पॉइंट C पर वेलोसिटी है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो पॉइंट B पर वेलोसिटी है वो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू T2। यस और नो? क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब देखिए, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल हो चुका है। T1 अपॉन T2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, क्या मुझे T1 और T2 का रेशियो पता चल जाएगा? देखिए जल्दी से फटाफट इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो टर्म है ये कितना हो जाएगा? 10, और ये वाला जो टर्म है ये आपका हो जाएगा 15। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 10 T1 इज इक्वल टू 15 T2। यस और नो? तो T1 बाय T2 का रेशियो, कैलकुलेशन चेक करिएगा भाई, ये आएगा 3/2। क्लियर है? फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी चलने में उसे ज्यादा वक्त लगेगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट हाफ। ऑफ कोर्स लगना भी चाहिए, क्योंकि स्पीड लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक और बात सुनेगा, लास्ट में जाते जाते बताऊंगा। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपसे कभी एवरेज वेलोसिटी पूछ ली जाए, तो पता आप डायरेक्टली लिख सकते हैं V प्लस U बाई 2। सिंपल एवरेज। मैंने क्या बोल दिया भाई? अरे भाई ये खुद सोच सकते हैं। एक बात बताइएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वो फॉर्मूला ये था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? और आपने अभी एक इक्वेशन पढ़ा, S इज इक्वल टू V वेक्टर प्लस U वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई T। अगर यहां से T को डिवाइड कर दूं तो S अपॉन T की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? V vector plus U vector by 2. Yes or no? But this is always valid? No, no. Only if acceleration is constant. मतलब कभी आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, तो आप वहां पर डायरेक्टली V प्लस U, दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इनका एवरेज लेकर के लिख सकते हैं। आई होप सो कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों के बहुत सारे फंडे एकदम परफेक्टली क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी मैंने इलस्ट्रेशंस कराए हैं उन सभी को एक बार सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम प्रॉपर नोट डाउन करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हैं, तो आप जेईई एडवांस या चाहे मेंस लेवल के क्वेश्चन आ जाएं, आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स क्रैक इट।